हो पर मुझे नहीं, यामिनी ने कहा। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, आहान ने इरिटेट होते हुए कहा। अगर तुमने शनाया से माफी नहीं मांगी तो तुम गिल फैमिली में कभी कदम नहीं रख पाओगे। हम कल ही फैमिली कोर्ट जाएंगे और डाइवोर्स फाइल करेंगे, यामिनी ने कहा। ठीक है। ये जवाब सुनकर सब हैरान थे। जिसने ये कहा था वो आहान नहीं बल्कि शनाया थी। शनाया, क्या कहा तुमने? यामिनी ने पूछा। ठीक है, मुझे मेरे और आहान का तलाक मंजूर है। हम कल ही जाएंगे और डिवोर्स फाइल करेंगे, शनाया ने कहा। यह सुनकर आहान, शेखर और यामिनी तीनों हैरान परेशान हो गए थे। शनाया, तुम मजाक कर रही हो ना? यामिनी ने पूछा। मॉम, मैं मजाक नहीं कर रही, आप यही चाहती थी ना? अब तो खुश हो जाए, मैं आपकी बात मान गई, शनाया ने कहा। शनाया, बकवास मत करो, शेखर ने कहा। मैं बकवास नहीं कर रही, मैं जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, शनाया ने कहा। फिर उसने आहान से कहा, आहान, हम कल ही डिवोर्स फाइल करेंगे। क्यों? आहान ने पूछा। आहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि शनाया ऐसी बात कर सकती है। क्यों? क्या कोई जवाब नहीं है? हम डिवोर्स ले रहे हैं मतलब ले रहे हैं। मैं इन सब से अब बहुत थक गई हूँ, शनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आहान का दिल बैठ गया। शनाया की टोन से साफ पता चल रहा था कि इस बार वो बहुत सीरियस थी, वो सच में डिवोर्स चाहती थी। शनाया, हम घर चलते हैं और वहां आराम से बात करेंगे, आहान ने कहा। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, शनाया ने कहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शनाया, बी प्रैक्टिकल, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल 3 साल तुमने निकल दिए, अब जब सब सही होने जा रहा है तो तुम डिवोर्स चाहती हो, ये कैसी बेवकूफ़ी है, शेखर ने कहा। हाँ शनाया, मेरी बातों को तुम्हें सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, यामिनी ने कहा। यामिनी भी नहीं चाहती थी कि वो आहान से डिवोर्स ले। मॉम, डैड, प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मेरा और आहान का कोई मैच है ही नहीं, हम दोनों बहुत अलग है। 3 साल पहले हमारी शादी होनी ही नहीं चाहिए थी, अब मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ, शनाया ने कहा। उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शनाया जितनी शांत थी उससे आहान को डर लग रहा था। ये पहली बार था जब आहान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। शनाया, प्लीज ऐसे मत बोलो, आहान ने कहा। सॉरी आहान, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, शनाया ने कहा। आंसू बिल्कुल उसकी आंखों में थे, इसलिए उसने किसी से नजर नहीं मिलाई और मुंह मोड़कर जाने लगी। शनाया बेटा रुको, शेखर ने कहा। यामिनी भी घबरा गई। मुझे देख क्या रहे हो, शनाया के पीछे जाओ, यामिनी ने कहा। भैया जाइए, उन्हें रोकिए, हिमानी ने कहा। हिमानी इतना घबरा गई थी कि उसके आंखों में आंसू आ गए। उसका कोई फायदा नहीं होगा, शनाया नहीं मानेगी, आहान ने कहा। वो शनाया को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे पता था कि शनाया ने यह फैसला किसी दबाव की वजह से लिया है। आहान, तुम सच में शनाया से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो, शेखर ने कहा। हाँ सॉरी पापा, आहान ने कहा। शेखर अब इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता था। जब दोनों ने फैसला ले लिया था तो फिर उसके कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। शनाया का फैसला कनक या हिमानी की वजह से नहीं था, उसका इतना बड़ा फैसला लेने का कारण कुछ बहुत बड़ा था। तुम किसी काम के नहीं हो, यामिनी ने कहा। यामिनी 3 साल से चाहती थी कि दोनों का तलाक हो जाए, पर अब जब शनाया मान गई थी तब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम क्या कुछ बोल रही हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम शनाया को उकसाती ना वो इतना बड़ा फैसला लेती। तुमने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, पता नहीं कैसी माँ हो तुम, शेखर ने यामिनी पर अपना गुस्सा उतारा। इसमें मेरी क्या गलती है? आहान शनाया को चीट कर रहा था, उसने देख लिया और डिवोर्स का फैसला कर लिया, यामिनी ने कहा। अगर तुम बार बार डाइवोर्स के बारे में नहीं बोलती तो वो यह फैसला कभी नहीं लेती, शेखर ने कहा। भैया आप प्लीज जाइए और उन्हें मनाए, मैं उन्हें समझती हूँ, पर आप प्लीज उन्हें मत जाने दीजिए, हिमानी ने कहा। सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे आपकी मदद लेनी ही चाहिए थी, हिमानी रोने लगी। हिमानी तुम ज्यादा मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आहान ने कहा। गलती इसकी नहीं तुम्हारी है, तुम गलत हो, तुमने इसे सच नहीं बताया होगा, यामिनी फिर से आहान को कोसने लगी। आहान का इस वक्त दिल टूट चुका था, उसे यामिनी की बातों पर रिएक्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो इस वक्त सिर्फ शनाया के बारे में सोच रहा था। आहान ने सबको इग्नोर किया और वहां से जाने लगा। हिमानी उसके पीछे भागी और उसका हाथ पकड़ लिया। आहान भैया सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है, काश मैं आपकी कोई मदद कर पाती। हिमानी, मैंने पहले भी कहा है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शनाया का मुझसे डिवोर्स लेने का कारण कुछ और है, इसलिए तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, आहान ने कहा। पर हिमानी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, आहान ने कहा। हिमानी ने आहान की बात नहीं टाली और उसका हाथ छोड़ दिया। आहान फिर से चलने लगा। वो सड़क पर बिल्कुल एमलेसली चल रहा था, उसके दिमाग में सब कुछ एक मूवी की तरह फ्लैशबैक होने लगा।
आहान ने जब शनाया को पहली बार देखा था तब वो खून में सना हुआ था। शेखर उसे अपने घर लेकर गया था। यामिनी आहान की मदद नहीं करना चाहती थी, पर शनाया के बहुत समझाने के बाद वो मान गई। शनाया का काइंड नेचर ही उसे सबसे पहले पसंद आया था। फिर कुछ वक्त बाद शेखर के कहने पर उनकी शादी भी हो गई थी। आहान रायजादा परिवार से बिल्कुल अलग हो गया था और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। उसने किसी से भी अपनी असलियत के बारे में नहीं बताया था। वो गिल फैमिली के ताने भी सहन करता था। वो नहीं चाहता था कि रायजादा फैमिली को उसके बारे में कुछ पता चले और ना वो ये चाहता था कि गिल फैमिली उसके बारे में जाने। वो चुपचाप मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगा ताकि वो एक एक्सपर्ट बन सके। सब उसे नीचे दिखते थे, पर एक शनाया ही थी जो हर वक्त का साथ देती थी। आहान शनाया लिए कुछ करना चाहता था। अगर उसकी जिंदगी में शनाया नहीं होती तो शायद वो बहुत पहले हार मान चुका होता। आज वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट सिर्फ शनाया की वजह से ही बना था। शनाया उसकी उम्मीद थी, वो शनाया का एहसानमंद था। वो और शनाया खूबसूरत जिंदगी जी सकते थे, पर उसके दुश्मनों की वजह से ऐसा होना मुमकिन नहीं था। आहान इस वक्त बहुत उलझन में था। आहान एक पेड़ के नीचे आकर रुक गया। इस वक्त वहां एक गाड़ी आकर रुकी। कार से दो लंबी औरतें निकली और कार के सामने आकर खड़ी हो गई। कल्पना रायजादा, आहान ने कहा। अब आहान को सब कुछ समझ आ रहा था। शनाया का फैसला कल्पना की वजह से थी। क्या कल्पना से मिलने के बाद आहान शनाया के डाइवोर्स लेने के फैसले को बदल पाएगा? आहान को देखकर कल्पना उसके पास आ गई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने आहान से पूछा, क्या बात है, तुम मुझे मॉम नहीं बुलाओगे, कल्पना रायजादा बुलाओगे? ये सब आपने किया है ना? आहान ने पूछा। आहान अब तक सोच रहा था कि शनाया अपने फैसले को लेकर इतनी पक्की क्यों थी, पर अब कल्पना को शिमला में देखकर उसे सब समझ आ रहा था। इतना तो उसे विश्वास था कि यह सब कनक और हिमानी की वजह से नहीं हुआ था। मैंने क्या किया? कल्पना ने चिढ़ाते हुए पूछा। आप शनाया से मिली थी ना? आहान ने अपना गुस्सा शांत करते हुए पूछा। हाँ, मैं परसों ही शनाया से मिली थी। मैंने ही उसे तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए कहा था, कल्पना ने कहा। इस बार कल्पना ने यह बात नहीं छुपाई और आहान को सच बता दिया। आपने ऐसा क्यों किया? आहान ने गुस्से में पूछा। इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कल्पना ने कहा। मैं बस देखना चाहती थी कि वो लड़की तुमसे कितना प्यार करती है। मानना पड़ेगा उसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस कल्पना, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे और शनाया के रिश्ते में दखल दे, आहान ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा। अब तो मैंने दखल दे दी, अब तुम क्या कर लोगे, कल्पना ने रूखी आवाज में कहा। आहान ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। इतने सालों में कल्पना ने उसे और उसकी माँ को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। जहां बाकी सब दोनों को बहुत परेशान करते थे, वही कल्पना उनका साथ देती थी, जबकि उन्हें उन दोनों से सबसे ज्यादा नफरत होनी चाहिए थी। इस वजह से आहान ने उनसे कभी भी नफरत नहीं की थी। दोनों का रिश्ता बहुत न्यूट्रल था। पर वो भी कल्पना रायजादा थी। उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो कोई नहीं जानता था। जब आहान ने कुछ नहीं कहा तब कल्पना ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। आज नहीं तो कल शनाया तुम पर बोझ बन जाती। आपको उससे क्या लेना देना है? आहान ने कहा। पहले लेना देना नहीं था, पर अब है, कल्पना ने कहा। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, आहान ने कहा। जब तुम सब जानते हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ, कल्पना ने कहा। आहान इस बात से सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल्पना क्या कह रही है। मैं नहीं जानता, आहान ने कहा। मैं बात गोल गोल नहीं घुमाऊंगी। तुम आलोक रायजादा से बदला लेने में मेरी मदद करो। मैं शनाया को प्रोटेक्ट करूंगी। तुम्हें डील मंजूर है, कल्पना ने कहा। आप क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आहान ने कहा। आहान श्योर नहीं था कि कल्पना उसके बारे में सच में कुछ जानती थी या बस ऐसे ही हवा में तीर चला। आहान, तुम बाकियों से कुछ भी छिपा सकते हो पर मुझसे नहीं। मैं जानती हूँ कि 3 महीने पहले तुमने मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर लिए हैं और अब तुम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो। अगर सबको ये पता चल गया कि एक 26 साल का लड़का मार्शल आर्ट मास्टर है तो फिर क्या होगा, कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान का दिल बैठ गया। कल्पना आहान के बारे में सब जानती थी। उन्हें पता था कि आहान एक्सपर्ट कब बना था। इसका मतलब ये था कि उन्होंने कभी भी उस पर नजर रखना बंद नहीं किया था। पहले उसे लगा था कि सिर्फ आदित्य को ही उसके बारे में पता था, पर अब कल्पना भी जानती थी। देखो, मुझे ना तुम्हारा वक्त बर्बाद करना है और ना ही अपना। तुम जानते हो मेरे बेटे की मौत कैसे हुई थी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस आलोक रायजादा के परिवार को खत्म कर दो, कल्पना ने कहा। कल्पना की आंखों में आलोक के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। आहान शांत था। वो नहीं जानता था कि यह बात कल्पना इतनी आसानी से बोल देगी। तुम मेरे लिए आलोक को संभालो, मैं शनाया को प्रोटेक्ट करूंगी। बस तुम उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो, कल्पना ने कहा। कल्पना जानती थी कि आहान बेवकूफ नहीं है। वो उसकी बात जरूर समझेगा। आप इतना सब कुछ जानती है तो आपको ये भी पता होगा कि आलोक रायजादा का मार्शल आर्ट की दुनिया में क्या स्टेटस है, आहान ने लंबी सांस लेते हुए कहा। इस वक्त आहान के पास कल्पना की बातों को सच मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आलोक रायजादा इस वक्त मार्शल आर्ट में सबसे बड़ा नाम था।
आहान ने यह तक सुना था कि वो बहुत जल्दी ग्रैंड मास्टर बनने वाला है। आलोक से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग पूरी दुनिया में कोई नहीं था। क्या हुआ, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? कल्पना ने कहा। आहान ने कुछ नहीं कहा। बात सिर्फ यह नहीं थी कि उसमें आलोक को मारने का कॉन्फिडेंस है या नहीं, बात यह भी थी कि आलोक के साथ रायजादा परिवार था। वो आलोक को ऐसे ही मरते हुए तो नहीं देखने वाले थे। आलोक के साथ साथ उसे पूरी रायजादा फैमिली से डील करने की ताकत चाहिए थी। आहान, तुमने अनन्या के साथ जो किया उसके बाद आलोक तुम्हें ऐसे ही तो छोड़ेगा नहीं। वो तुमसे बदला जरूर लेगा और तुमसे बदला लेने के लिए वो शनाया का इस्तेमाल करेगा। सब जानते हैं कि शनाया तुम्हारी इकलौती और सबसे बड़ी कमजोरी है, कल्पना ने कहा। आहान अभी भी चुप था। कल्पना की बात बिल्कुल सच थी। शनाया के अलावा आहान की कोई और कमजोरी नहीं थी। शनाया के लिए उसने विक्की, रॉकी, सनी और कनक से हाथ मिलाया था। उसने अब तक जो भी किया था शनाया को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। पर रायजादा परिवार के सामने ये सब एक मजाक था। वो एक ही बार में पूरे शिमला को खत्म कर सकते हैं। उनकी पावर के आगे किसी की पावर की कोई वैल्यू नहीं थी। शनाया को मुझे संभालने दो, उसके बाद तुम्हें शनाया की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कल्पना ने कहा। आहान अपने दिमाग में सब कुछ कैलकुलेट कर रहा था। इस वक्त शनाया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत थी। ये भी सच था कि आहान शनाया की वजह से ही 3 साल से शिमला में अटका हुआ था। अब कल्पना इसे तोड़ना चाहती थी। ऐसा हो जाने पर आहान को कुछ भी करने का और कहीं भी जाने का मौका मिल सकता था। अगर कल्पना शनाया को प्रोटेक्ट करे तो आहान अपनी पावर्स पर ध्यान दे सकता था। ठीक है, आहान ने बहुत सोच समझ कर कहा। यह बात सुनकर कल्पना का एक्सप्रेशनलेस चेहरा खिल गया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आई होप फॉर प्लीजेंट कोऑपरेशन। आहान ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने रूखी आवाज में कहा, शनाया का अच्छे से ध्यान रखना। अगर उसे हल्की सी भी खरोंच आए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। कल्पना को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आहान से इतना आराम से बात कर रही थी और आहान उससे इतनी रूखी आवाज में बात कर रहा था। पर फिर उसने इस बात को इग्नोर किया और मुस्कुराते हुए कहा, शनाया 2 दिन बाद मनाली चली जाएगी। मनाली मेरा एरिया है, वहां उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। गुड, आहान ने कहा और बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। इस वक्त आहान और कल्पना को एक दूसरे की जरूरत थी। उनका दुश्मन एक ही था, आलोक रायजादा। कल्पना को आहान की ताकत और स्किल्स पर भरोसा था, वही आहान को कल्पना के पावर पर भरोसा था। कल्पना अकेली आलोक से बदला नहीं ले सकती थी और आहान के लिए अकेले शनाया को प्रोटेक्ट करना मुश्किल था। इस वक्त दोनों के पास एक दूसरे की मदद और एक दूसरे पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जब तक कल्पना शनाया के साथ थी आहान को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपना सारा ध्यान आलोक से डील करने में लगा सकता था, पर फिर भी आहान को संभल कर रहना था। कल्पना रायजादा का दिमाग कैसे चलता है ये कोई नहीं जानता था। आहान स्प्रिंग कॉर्पोरेशन पहुंचा। वहां उसके पास यामिनी का कॉल आया। कल सुबह 8 बजे फैमिली कोर्ट पहुंच जाना, अपना ID कार्ड लेकर आना, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे, यामिनी ने कहा। आहान ने उनकी बात सुनी पर कुछ भी जवाब दिए बिना फोन रख दिया। वो अपने बेड पर लेटकर शनाया के साथ बिताए 3 साल के बारे में सोचने लगा। आहान को डाइवोर्स के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी भी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। उधर शनाया भी अपने कमरे में रो रही थी। उसने आहान से डाइवोर्स लेने का फैसला सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लिया था। अगर बात आहान की सेफ्टी की नहीं होती तो वो इसके लिए कभी नहीं मानती। दोनों की रात बहुत दर्द में गुजरी। सुबह आहान समय पर कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में बहुत लंबी लाइन थी। शनाया, शेखर और यामिनी आहान का गेट के पास इंतजार कर रहे थे। शनाया ने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना हुआ था पर उसका चेहरा बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोई नहीं थी। शेखर भी बहुत उदास और थका हुआ लग रहा था। बस एक यामिनी थी जो खुश थी। जब उसने आहान को देखा तब उसने अपना हाथ उठाकर उसे अपने पास बुला लिया। उन्हें देखकर आहान ने एक गहरी सांस ली और चलने लगा। उसने शनाया जो अपना मुंह फेर कर खड़ी थी। तुम अपना ID कार्ड लाए हो ना? डिवोर्स फाइल करने के लिए प्रूफ चाहिए, यामिनी ने कहा। हाँ, आहान ने जवाब दिया। चलो फिर अंदर चलते हैं, शेखर ने बहुत धीरे से कहा। वो जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने रात को शनाया को समझाने की बहुत कोशिश की थी पर शनाया उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। शेखर भी उसकी इतना अड़ा हुआ देखकर हैरान था। डिवोर्स प्रोसेस में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सारी फॉर्मेलिटीज बहुत जल्दी पूरी हो गई। आहान ने सोचा था कि वो डाइवोर्स को काम ही हैंडल कर लेगा, पर जब उसने डिवोर्स सर्टिफिकेट देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी शरीर में एक अजीब से कंपन होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया था। शनाया के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उसके नाजुक शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। फाइनली डिवोर्स हो गया। हमारी शनाया की किस्मत कितनी अच्छी है कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया। हमें बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़े, यामिनी ने कहा। यामिनी, शेखर ने गुस्से में कहा। आहान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारा और शनाया का कोई रिश्ता नहीं है।
तुम दोनों के रास्ते अलग है। अब से तुम दोनों एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। आज के बाद शनाया के रास्ते में मत आना, यामिनी ने कहा। आहान ने यामिनी की एक भी बात नहीं सुनी और बस शनाया को देखता रहा। शनाया आहान से नजरें चुरा रही थी। 1 महीने के अंदर मैं शनाया की शादी करवाऊंगी और इस बार इसकी शादी बहुत बड़े परिवार में होगी जो तुमसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा होगा और शनाया के लायक होगा। तुम्हारे साथ मेरी बेटी के 3 साल बर्बाद हो गए। यामिनी अपनी बात बोलती रही। चुप रहो, शेखर ने चिल्लाकर कहा। यामिनी शांत हो गई, पर फिर उसने बोलना शुरू किया। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? आज इतना खुशी का दिन है, यामिनी ने कहा। खुशी का दिन? शेखर ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसका मन कर रहा था कि वो यामिनी को एक थप्पड़ लगाए। हाँ, आज हमारी बेटी आजाद हो गई। 3 साल से इस यूजलेस की वजह से शनाया को कितना कुछ सहना पड़ा था। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब शनाया को तकलीफ ना हुई हो। आज इनके तलाक से शनाया फ्री हो गई। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, यामिनी ने कहा। इससे पहले शेखर कुछ कह पाता आहान ने कहा, पापा यह सही बोल रही है। शनाया ने मेरे साथ सिर्फ दुख देखे है, मैं इसे कोई खुशी नहीं दे पाया। सॉरी शनाया, सॉरी पापा। आहान, ऐसा मत कहो। तुमने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे हमें तकलीफ हुई हो। तुमने हमेशा शनाया को खुशी देनी चाहिए। मैं जानता हूं कि डिवोर्स लेने की तुम्हारी अपनी वजह होगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जब तक मैं हूं, गिल परिवार तुम्हारा है। तुम जब चाहो तब आ सकते हो। भले ही तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है, पर गिल हाउस के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे और तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा, शेखर ने कहा। शेखर यह सारी बातें बहुत दिल से बोल रहा था। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा, आहान ने कहा। यामिनी ने रूखी आवाज में शनाया से कहा, शनाया तुम मेरे साथ चलो। शनाया ने अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट पर्स में डाला और यामिनी के साथ जाने लगी। शनाया, 1 मिनट रुको, तभी आहान ने कहा। आहान अब शनाया से क्या कहना चाहता है? जैसे ही शनाया और यामिनी जाने लगे, आहान ने कहा, 1 मिनट रुको शनाया। आहान की आवाज कांप रही थी। वहीं आहान की आवाज सुनकर शनाया का शरीर जम गया। जब आहान शनाया के पास चलते हुए आ रहा था तब यामिनी हड़बड़ी में उन दोनों के बीच में आ गई। अब तुम्हें शनाया से क्या चाहिए? तुम्हारा डिवोर्स हो गया, अब वो तुम्हारी पत्नी है, यामिनी ने कहा। मैं शनाया को कुछ देना चाहता हूँ, आहान ने कहा। क्या? यामिनी ने कहा। यह आइस लोट्स पिल, आहान ने एक डिब्बे में से आइस लोट्स पिल निकालते हुए कहा। आइस लोट्स पिल? यामिनी शॉक हो गई। उसने उस दवा को सूंघा और आहान से पूछा, इससे क्या होता है? ये शनाया की सारी छिपी हुई बीमारियों को ठीक कर देगा और उसे स्ट्रांग बनाएगा, आहान ने कहा। तुमने शनाया के बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू, पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसे अपने पास रखो, यामिनी ने कहा। मॉम, ये पिल मुझे दीजिए, शनाया ने कहा। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। ये कहां से आया है हमें नहीं पता। अगर इसमें जहर हुआ तो, यामिनी ने कहा। यामिनी, बेवकूफों की तरह बात मत करो। आहान शनाया को जहर क्यों देगा? शेखर ने कहा। इनका अभी डाइवोर्स हुआ है, हो सकता है आहान इसे मारना चाहता हो। जहर देने का कुछ भी कारण हो सकता है, यामिनी ने कहा। शनाया ने सबकी बातों को इग्नोर किया और आहान के हाथ से वो पिल लेकर निगल ली। शनाया, ये तुमने क्या किया? अगर इसमें जहर हुआ तो इसे निकालो अभी, यामिनी ने कहा। पर शनाया ने उनकी बात नहीं सुनी और आहान की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू आहान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आहान ने कहा। अब मैं चलती हूँ, शनाया ने कहा। हम अपना ख्याल रखना शनाया, आहान ने कहा। तुम भी, शनाया ने कहा और बिना पिए देखे वहां से चली गई। शनाया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बहुत देर तक अपने आंसू रोक कर रखे थे, पर अब आहान से बात करने के बाद वो उन्हें नहीं रोक पाए। कोर्ट में निकलने के बाद आहान को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी छाती पर बड़ा सा पत्थर रख दिया था। वो जानता था कि एक दिन वो और शनाया अलग हो जाएंगे, पर अब जब ऐसा हो गया था तब उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने शनाया के साथ खुश जिंदगी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। उसके हिसाब से उसका डिवोर्स शनाया या कल्पना की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसकी खुद की वजह से हुआ था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी वो शनाया को प्रोटेक्ट कर पाए। सब कुछ उसकी खुद की वजह से हुआ था। आहान बहुत इमोशनल हो रहा था, पर उसने अपने इमोशंस को काबू में किया। इस वक्त वो कमजोर है, पड़ सकता था। आहान, संभालो खुद को। इस वक्त तुम्हें यह सोचना है कि तुम रायजादा परिवार से कैसे लड़ोगे। शनाया के लिए तुम्हें उनसे जीतना ही होगा, आहान ने खुद से कहा। शनाया, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद तुम और मैं एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, आहान ने मन में सोचा। आहान जब ये सब सोच रहा था तब उसके पास देवांश का कॉल आया। हेलो, क्या बात है देवांश? आहान ने कहा। यंग मास्टर, गुरुजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, देवांश ने कहा। देवांश की आवाज में बहुत दुख था। अतुल के शरीर में जहर फैल गया था। लंग्स तक जहर पहुंचने के बाद उसकी इम्यूनिटी कम हो गई थी। वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसने इतने वक्त तक ये सहन कर लिया था, पर अब वो भी हार मानने लगा था। अब कोई भी अतुल को नहीं बचा सकता था।
तुम चिंता मत करो, मनाली जाने की टिकट बुक कराओ, हम दोपहर में चलेंगे, आहान ने कहा। अनन्या और डिवोर्स की वजह से आहान अतुल के बारे में बिल्कुल भूल गया था। ठीक है यंग मास्टर, मैं अभी बुकिंग करवाता हूं, देवांश ने कहा। फोन रखने के बाद आहान हॉस्पिटल गया। वो मनाली जाने से पहले सुमित्रा और हिमानी से मिलना चाहा था। जब वो वार्ड में घुसा तब हिमानी सुमित्रा को उपमा खिला रही थी। आहान भैया, हिमानी ने आहान को देखते ही तुरंत कहा। हिमानी तुम्हारी तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा, आहान ने पूछा। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि बीपी लो हो गया था इसलिए चक्कर आ गया था, हिमानी ने कहा। आहान ने अपनी गर्दन हिला दी। सुमित्रा आंटी, आपकी तबीयत कैसी है अब, आहान ने सुमित्रा की तरफ देखते हुए पूछा। मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं अब, सुमित्रा ने कहा। अच्छा है, मैं आज मनाली जा रहा हूं, पता नहीं कितना वक्त लग जाए वहां पर, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकती है, आहान ने कहा और हिमानी को एक नंबर दे दिया। आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मैं पहले ही आपको इतना परेशान कर चुकी हूं, सुमित्रा ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है आंटी, जिन्होंने आपके साथ ये किया है वो मेरे परिवार का हिस्सा है, तो आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, आहान ने कहा। जो भी हो, मैं और हिमानी आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, आपके बिना पता नहीं हम क्या करते, सुमित्रा ने कहा और आहान के आगे अपना सिर झुका लिया। आंटी आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, आहान ने कहा। वैसे आपके और आपकी पत्नी के बीच, सुमित्रा ने पूछना चाहा। हिमानी ने उसे सब कुछ बता दिया था। दोनों माँ बेटी रात से ही इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। सुमित्रा नहीं चाहती थी कि हिमानी की वजह से किसी का घर टूटे। वो पहले ही आहान के एहसानों के तले दबे हुए थे, अगर उसका घर टूटा तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमने कल रात को सब सॉर्ट आउट कर लिया, आप चिंता मत कीजिए, आहान ने उनसे झूठ बोला। हिमानी और सुमित्रा को सच जानने की कोई जरूरत नहीं थी, उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ था, इसलिए आहान उन्हें सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। ये तो बहुत अच्छी बात है, सुमित्रा ने चैन की सांस ली। उधर हिमानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अचानक हिमानी का फोन बजा, उसने साइड में जाकर कॉल पिक किया। हिमानी के चेहरे पर एक बहुत अजीब एक्सप्रेशन आ गया था। कुछ देर बाद हिमानी कॉल कट करके बेड के पास आ गई। किसका कॉल था हिमानी, सुमित्रा ने पूछा। उसका एक्सप्रेशन देखकर सुमित्रा समझ गई थी कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। नहीं, कुछ भी तो नहीं, हिमानी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हिमानी मुझे सच बताओ, सुमित्रा ने कहा। यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट से फोन था, उन्होंने मुझे तुरंत कॉलेज बुलाया है, हिमानी ने कहा। तुमने क्या कहा, सुमित्रा ने पूछा। मैं क्या कहती, मैंने यही कहा कि इस वक्त मैं वहां नहीं आ सकती, हिमानी ने बताया। ये तुमने क्या किया, तुमने उनसे ऐसा क्यों कहा, अगर उन्होंने तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया तो, इतनी मुश्किल से तुम्हें मनाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, सुमित्रा ने कहा। हिमानी को एग्जाम्स में टॉप करने के बाद मनाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। रूल्स के हिसाब से कुछ दिन पहले हिमानी रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था, पर एक्सीडेंट की वजह से नहीं हो पाया था, फिर भी यूनिवर्सिटी ने उसे कुछ वक्त और दे दिया था। आज हिमानी के लिए फाइनल कॉल था, उन्हें तुरंत कॉल करो और कहो कि तुम आज ही आ रही हो, सुमित्रा ने कहा। मॉम, मैं कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी, आपकी जॉब चली गई है और आप बेड रेस्ट पर है, ऐसे में मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगी और आपको जॉब मिल जाएगी तब मैं कॉलेज चली जाऊंगी, हिमानी ने कहा। नहीं, तुम अभी कॉलेज जाओगी, मेरी चोट अब पहले से ठीक है, मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया है, एक बार मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं फिर मैं काम पर चली जाऊंगी और तुम्हें कॉलेज में डिस्टर्ब नहीं करूंगी, सुमित्रा ने कहा। पर हिमानी, अपनी माँ की बात मान लो, हम तुम्हारा कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जहां तक कि सुमित्रा आंटी की जॉब का सवाल है तो वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि हिमानी अपनी माँ की देखभाल करना चाहती थी, पर कॉलेज और पढ़ाई भी जरूरी थी। आप सच में मॉम को जॉब दिलवा सकते हैं, हिमानी ने पूछा। अगर सुमित्रा की जॉब लग जाए तो वो आराम से कॉलेज अटेंड कर सकती थी। हाँ, मुझे किसी ऐसे ही जरूरत है जो मेरा और मेरे घर का ध्यान रख सके और साफ सफाई कर सके, बहुत वक्त से मुझे कोई ढंग का इंसान नहीं मिल रहा है। सुमित्रा आंटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या ये काम आप कर सकती है, आहान ने पूछा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सुमित्रा ने कहा। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। आहान ने उसे नौकरी दी थी, वो मना कैसे कर सकती थी। ठीक है, मैं आपको इस काम के 20,000 रुपए दूंगा, खाना और रहने की जगह भी मेरी होगी, आहान ने कहा। 20,000, सुमित्रा शॉक में थी। ये बहुत ज्यादा है, मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूं कि इतने पैसे लूं, सुमित्रा आंटी, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मेरा घर बहुत बड़ा है, वो एक बंगला है, उसके साफ करने के लिए आप इतने पैसे डिजर्व करती है, आपकी बहुत मेहनत लगेगी, आहान ने कहा। हिमानी और सुमित्रा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान उनके सामने खड़ा था वो एक बंगले में रहता था।
और वैसे भी मैं आपको ये काम करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। अगर कोई और होता तो मैं उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए इससे कम पैसों में भी नहीं रखता, आहान ने कहा। आहान ने उन दोनों के साथ बहुत वक्त बिताया था। वो जान गया था कि दोनों माँ बेटी बहुत सीधे हैं, उनके मन में कोई छल नहीं है। वो दूसरे क्या शुक्रगुजार होना जानते थे, पर वगैरह कुछ नहीं। ये तय हो चुका है, आपको हिमानी के पाई का खर्चा भी उठाना है। आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आहान ने कहा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर की अच्छे से देखभाल करूंगी, सुमित्रा ने कहा। थैंक यू आहान भैया, हिमानी ने इज्जत में अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। हिमानी ने सोच लिया था कि जब वो पढ़ लिख कर अच्छे पैसे कमा लेगी तब वो आहान के सारे कर्ज चुका देगी। हिमानी, अपना सामान पैक करो, जो चाहिए सब ले लो। मैं आज मनाली जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। पहली बार तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, आहान ने कहा। आपको तकलीफ होगी, सुमित्रा ने कहा। कोई तकलीफ नहीं होगी, आहान ने कहा और वहां से चला गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आहान गिल हाउस गया। उसने बेल बजाई तब शेखर ने दरवाजा खोला। आहान को देखकर वो खुश हो गया। आहान, कैसे हो तुम? अंदर आओ, शेखर ने उसे गले लगते हुए कहा। मैं अंदर नहीं आऊंगा। शनाया कहाँ है पापा? आहान ने पूछा। शनाया यामिनी के साथ बाहर गई है शॉपिंग करने। बेटा तुम अंदर तो आओ, शेखर ने कहा। नहीं पापा, मैं यही ठीक हूँ, आहान ने कहा और अपने बैग से एक शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाला। पापा, जब शनाया घर आ जाए तब आप उसे ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देना, आहान ने कहा। शेयर ट्रांसफर? शेखर ने शॉक में पूछा। उसने आहान के हाथ से सर्टिफिकेट लिया और उसे अच्छे से पढ़ा। तुमने गिल कंस्ट्रक्शन खरीद लिया? शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हाँ, आहान ने कहा। जब से कंपनी शौर्य के हाथों में गई है उसका सिर्फ नुकसान हो रहा है। कंपनी का दिवाला निकलने वाला है, इसलिए मेरे एक दोस्त ने बैंक के थ्रू ये कंपनी खरीद ली, आहान ने समझाया। ये सब विक्की ने छुपकर किया था, आहान का इसमें कोई हाथ नहीं था, इसलिए शौर्य नहीं जानता था कि कंपनी आहान की हो गई है। तुमने इसे कितने में खरीदा? शेखर ने पूछा। 50 करोड़, आहान ने कहा। गिल कंस्ट्रक्शन की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा थी, पर शौर्य उसे अच्छे से संभल नहीं पा रहा था। उसके गलत डिसीजंस की वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था। जब कुछ दिन पहले उसने सुना कि शौर्य कंपनी बेचना चाहता है तब उसने विक्की से ये कंपनी खरीदने के लिए कहा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट उनके पास था, इसलिए आहान को कोई खास चिंता नहीं थी। 50 करोड़, शेखर का दिल बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कंपनी आनंद गिल ने अपना खून पसीना एक करके खड़ी की थी आज वो कौड़ियों की दाम बिक गई थी। पर शेखर को खुशी थी कि कंपनी आहान ने खरीदी। अगर यह गलत हाथों में चली जाती तो गिल परिवार की बदनामी हो सकती थी। आहान, ये बहुत कीमती है, इसे तुम खुद शनाया को दे दो और उससे मिल भी लेना, शेखर ने कहा। क्या आहान शेखर की बात मानेगा और शनाया से मिलेगा? शेखर जानता था कि आहान ने गिल कंस्ट्रक्शन क्यों खरीदा था। उसके हिसाब से शनाया ही अब इस कंपनी को संभाल सकती थी। अगर ये सब पहले हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब आहान और शनाया का डिवोर्स हो गया था, इसलिए ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना शेखर को अटपटा लग रहा था। आहान, ये बहुत कीमती है, इसे तुम खुद शनाया को दे दो और उससे मिल भी लेना, वो थोड़ी देर में आती होगी, शेखर ने कहा। नहीं पापा, मुझे मनाली जाना है, मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं है, आप ये शनाया को दे दीजिएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगी, आहान ने कहा। दरअसल ये कंपनी भले ही आहान ने शनाया को दी थी, पर उसे संभालना शेखर को ही था। शनाया कुछ दिनों के बाद मनाली के लिए निकल जाएगी। वहां आने के बाद उसके पास गिल कंस्ट्रक्शन संभालने का वक्त नहीं बचेगा। शेखर यह बात नहीं जानता था। ठीक है, मैं रख लेता हूं, शेखर ने हेजिटेट करते हुए कहा और शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया। वैसे तुम मनाली क्यों जा रहे हो? शेखर ने पूछा। मेरे एक दोस्त बीमार है, उनसे मिलने जा रहा हूं, आहान ने कहा। आहान, मैं जानता हूं कि तुम मनाली गए हुए हो, फिर भी मैं तुमसे कहूंगा कि वहां अपना ध्यान रखना। मनाली शिमला जैसा नहीं है, वहां बहुत एलिट और खतरनाक लोग हैं। मेरा पैर भी वही टूटा था, शेखर ने कहा। किसकी वजह से हुआ था ये? आहान ने पूछा। आहान इतने वक्त से देख रहा था कि शेखर के पैर में तकलीफ थी, पर उसने कभी पूछा नहीं। एक अमीर परिवार के यंग मास्टर की वजह से। इस बारे में मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछना क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, शेखर ने कहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आहान वहां पर संभल कर रहना, अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो तुरंत वापस आ जाना या फिर कहीं छिप जाना, बस अपनी जान पर कोई मुसीबत मत आने देना, शेखर ने आहान को समझाया। शेखर की आवाज में चिंता थी। शेखर नहीं चाहता था कि आहान वो सब सहन करे जो उसने किया था। पापा, आप चिंता मत कीजिए, वहां पहुंचने के बाद मैं अपना ध्यान रखूंगा, आहान ने कहा। पर वो ये नहीं जानता था कि उसे वहां कितना वक्त लगेगा। वो कुछ भी करके शिमला वापस जल्दी आना चाहता था। आहान, मेरे पास एक जेड का पीस है, यह मेरे एक साथी ने मुझे दिया था। उसके बिजनेस में कुछ दिक्कत आई थी, तब मैंने उसे पैसे उधार दिए थे, तब उसने मुझे ये दिया। कुछ दिन पहले उसका कॉल आया था, उसे यह वापस चाहिए और इसके बदले वो पैसे देना चाहता है।
तुम मनाली जा ही रहे हो तो मेरा ये काम कर दो, शेखर ने कहा। बिल्कुल पापा, आहान ने कहा। तुम रुको, मैं वो जैड का टुकड़ा लेके आता हूँ, शेखर ने कहा। फिर वो अपने रूम में गया और वसे जैड ले आया। वो जैड बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं था पर बुरा भी नहीं था। शेखर ने वो टुकड़ा आहान को देते हुए कहा, मेरे दोस्त के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम उससे मदद मांग सकते हो। ओके, थैंक यू पापा, आहान ने कहा और वो टुकड़ा उनके हाथ से ले लिया। शेखर के इंटेंशंस बहुत अच्छे और जेन्युइन थे। आहान, मुझे पता है तुम्हारे और शनाया के डाइवोर्स लेने का फैसला किसी बहुत बड़े कारण की वजह से है। मैं तुमसे वो कारण नहीं पूछूंगा, पर मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगा। तुम दोनों ने अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों में बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। अफसोस जब सब ठीक होने लगा तब तुम्हारा रिश्ता टूट गया, पर अगर मुमकिन हो तो मैं तुम दोनों को फिर से एक साथ देखना चाहूंगा, शेखर ने अपने मन की बात आहान से कही। मैं और शनाया ज्यादा दिनों के लिए एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, हम जल्दी फिर से एक हो जाएंगे, आहान ने कहा।